बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर को एक्सटेंड करवा दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पानियों में इस वक्त एक और कहानी लिखी जा रही है। एक जानिब अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट कि ईरान के 34 बहरी जहाज़ों ने अमेरिका की नेवी की नाकाबंदी तोड़ दी है। दूसरी तरफ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रखा है। ईरान ने भी 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेकर न सिर्फ उन्हें अपने साहिलों पर मुंतकिल किया, बल्कि उन्हें कब्जे में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि मैंने अपनी नेवी को, अपनी बहरिया को यह हुक्म दे दिया है कि ईरान की IRGC की जो बहरिया है वो जिस तरह से बारूदी सुरंगें बिछा रही है, तो उसकी बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह कर दो। अब एक तरफ तो सीज फायर है, एक तरफ तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं, और ये सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ही करने की पोजीशन में है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान पर नजरें जमाए हुए है कि पाकिस्तान अमन कायम करवाए। इस सब में मामलात फंसे हुए हैं, सूरत हाल तशवीशनाक है, और ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, असल सवाल ये है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जारी बात है पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कोशिश की और पाकिस्तान की कोशिश कामयाब हुई, सीज फायर एक्सटेंड हो गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान का नेवल ब्लॉकेड और ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश बरकरार रही। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने अपनी नेवी को यह हुक्म दे दिया है कि ईरान की कश्तियों को तबाह करे, क्योंकि ईरान की जो छोटी कश्तियां हैं IRGC की नेवी की, वो बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं आबनाए हुर्मुज़ में। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मेरी जो नेवी है वो अब मेरे इन अहकामात के अमलदारी में, इन पर अमल करने में कोई हिचकिचाहट ना दिखाए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? और इस वक्त जारी बात है सिर्फ पाकिस्तान ही एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन ये सीज फायर फ्रेजाइल नजर आ रहा है हमें। मेरे ख्याल में नहीं, अभी ऐसा है। ऑलरेडी देखें कि जो US की जो माइन स्वीपर्स है, ऑलरेडी दे आर खिते के अंदर मौजूद थे, उस एरिया के अंदर माइन स्वीपिंग कर ही रहे हैं। और फिर जो अभी रिसेंट वाकयात हुए हैं जिसमें ईरानियन को नेवी ने कुछ शिप्स पे फायर किया, 2 सीज भी कर दिए हैं। सो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर रखे, और दैट्स वाई इन्होंने ये इस तरह के अहकाम दिए हैं। और लाइकली है, देखें, सीज फायर की वायलेशन होगी जो ऑलरेडी अभी जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए है। और तो मेरा मानना ये है कि देखें कि जब तक एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना दरमियान में, दोनों के दरमियान, एक वो ईरानीज कह रहे हैं कि ये नेवल ब्लॉकेड उठाए तो हम आगे बातचीत के लिए तैयार हैं, और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो ब्लॉकेड हटाएं। फिर लेबनान की सीज फायर की भी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में द ओनली स्टेलमेट है एट प्रेजेंट में है, प्रेशर है, पोस्चरिंग है, ऑफेंसिव किस्म के हैं, और दे आर यूजिंग सोशल मीडिया या को इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे को। सो उससे एक होस्टाइल पोस्चरिंग वगैरह तो हो सकती है। बट दोनों चाहते हैं, ईरान भी अमेरिका भी चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, और यहाँ से उनको एग्जिट इनको मिले। अमेरिका के लिए तो बहुत ज़्यादा इनकी ख्वाहिश है कि वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बड़ी पॉपुलरिटी, क्योंकि अनपॉपुलर है ये जंग अमेरिका में। 60% इसको अपोज करें। एक और पोल के मुताबिक 60% लोगों ने इसराइल को भी डिसलाइक करना स्टार्ट किया है, और फिर अपनी पॉपुलरिटी भी गिरी है। सो देयरफॉर यकीनन देखें कि सर पे हैं। सो रिपब्लिकन्स के लिए बहुत एक इधर प्रेशर पॉइंट है उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान के अंदर देखें कि जब अमेरिकन कहते हैं दे आर वेटिंग फॉर ए यूनिफाइड रिस्पांस, तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर दिस ए डिवीजन। और जिस तरीके से अब इतलात हैं, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पासदारान और पॉलिटिकल गवर्नमेंट में डिवीजन है। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा एक यूनिफाइड रिस्पांस, आप अपना यू टेक योर टाइम, इसके बाद आप आगे आ जाएं। दिस इज वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में ये है, अगर बातचीत नहीं होती तो इस तरह के से स्ट्राइक्स, स्कर्मिशेस होते रहेंगे, तो लेकिन उससे ये होगा, नुकसान क्या होगा? देखें कि ऑलरेडी ब्लॉकेट की वजह से ईरान खुद भी मानता है $500 मिलियन डेली के हिसाब से ईरान की आज जो द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू दैट हैज बीन ब्लॉक। और इसके अलावा फिर देखें कि उनके फूड स्टफ या रॉ मटेरियल भी इस तरह से इंपोर्ट्स भी इधर से आते थे, वो भी बंद हो गए हैं। सिमिलरली इसकी भी इम्प्लीकेशन जीसीसी कंट्रीज पे भी हैं।
बट इसको ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन है। इसके स्टेक होल्डर्स फार ईस्ट एशिया के ममालिक भी है, चाइना भी है। सो देयरफॉर बहुत सारे ममालिक है। आपने देखा होगा यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोकस कर रहे हैं, इसको कैसे करें। सो डिफरेंट ऑप्शंस पे बात हो रही है, बट टू कंक्लूड, diplomacy is the only option, and Pakistan has provided that platform, that venue, और आप समझ लें इस्लामाबाद हैज बिकम ए कैपिटल ऑफ होप कि यहाँ पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तय करके यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और जारी बात है कि पाकिस्तान के एफर्ट्स तो अभी भी जारी हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इवन अक़वाम मुत्तहिदा हमारी तरफ देख रहा है कि हम कुछ करेंगे। इससे पहले भी जंग एक बड़े ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने वाली थी, सिविलाइजेशन ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही थी और पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया। अब भी जो सीज़ फायर है, देखें अगर अब जंग होती है तो जाहिर बात है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि डिप्लोमेसी को चांस दे दिया और डेडलॉक के बाद तो फिर चीज़ें और ख़राब होती हैं। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान के एफर्ट्स जो कि अभी भी जारी हैं, जाहिर बात है, और क्या ये फ्रूटफुल हो पाएंगे? जी हाँ, यकीनन देखिए, विद ऑल इस सिंसियरिटी पाकिस्तान ये करवा रहा है, बहुत मुखलिस से, और वो नहीं चाहता देखें कि अल्टीमेटली इफ समथिंग गोज आउट ऑफ कंट्रोल और ये चीजें नहीं है, बातचीत नहीं होती, ऑल दो डिप्लोमेसी इज द ओनली ऑप्शन। अगर कोई चीजें हाथ से निकले, इट विल बी रीजनल वॉर व्हाइल ड्रैगिंग ऑल द जीसीसी कंट्रीज इन इट, तो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द मुस्लिम कंट्रीज। तो पाकिस्तान उसको अवॉइड करना चाहता है, वो हॉस्टिलिटी इसको अवॉइड करना चाह रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि सूरह अल माइदा में भी, कुरान में भी है, जिसने एक इंसान की जान बचाई, जिसने, तो उसका मतलब है इंसानियत की जान बचाना। सो पाकिस्तान के एफर्ट्स तो उस एंगल से है, उस सिंसियरिटी के साथ है, और ये रियलाइज करते हैं बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इन पाकिस्तान। अमेरिकन का ट्रस्ट है, ईरानियों का ट्रस्ट है, जीसीसी कंट्रीज का ट्रस्ट है। सो देयरफॉर स्टिल पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म है। हम जिस तरह हम कहते हैं ना, इस्लामाबाद हैज बिकम ए कैपिटल ऑफ होप, एक न्यूट्रल प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म हमने दे दिया है। और यहाँ पे आके देखें, थ्रेश आउट देयर डिफरेंसेस, जो बहुत सारे जो इश्यूज है। लेकिन डेडलॉक में अभी देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट आप वहां से लिफ्ट करें, ये कह रहे हैं नेवल ब्लॉकेट आप वहां से लिफ्ट करें, सो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। सो मेरे ख्याल में दिस इज रिक्वायरमेंट की गुडविल जेस्चर के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे कुछ ऐसा स्टेप्स हमें उठाना चाहिए। आप सुबह की स्टेटमेंट आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की देखें जो ट्रुथ सोशल पे दी, वो ही वाज प्रेजिंग अब्बास इराक़ची और वगैरह, तो बहुत पॉजिटिव थे। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। सो अभी देखें, रॉबर्ट मली है उनका, एक पुराने जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पहले ट्रम्प में उनके साथ है, ही सेड कि जो ट्रम्प है वेरी इम्पल्सिव हैं, और उन्होंने कहा कि वो अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी है। जबकि ईरानियों को उन्होंने एक कहा वेरी स्टर्बन है, और उन्होंने कहा कि दे विल नेवर कंप्रोमाइज, जो उनका जो कोर इश्यूज है उस पर कोई वो नहीं करेंगे। सो मेरे ख्याल में कुछ लोग कुछ दो, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैरिज की जरूरत है। या और पाकिस्तान देखे बिहाइंड द सीन, आई थिंक मेरे ख्याल में इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है, जो एक तो आपके सामने नजर आई है कि आज इंटीरियर मिनिस्टर मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ एम्बेसडर मिला है, लेकिन इसके बावजूद पीछे बिहाइंड द सीन जो बैक चैनल में बातचीत हो रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ईरान के साथ, तो वो मेरे ख्याल में जरूर इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने का मानना था कि जिस जुमे तक कुछ लाइकली हो सकता है, अगर ना हो तो मेरे ख्याल में इस वीकेंड पे कुछ होगा। बट स्टिल आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि समथिंग पॉजिटिव विल हैपन। एग्जैक्टली इस वक्त क्योंकि दोनों को ही एक ऑफ रैम्प चाहिए और अमेरिका ने तो ये जंग मुसल्लत की थी। डॉक्टर आकिब मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम एनालाइज करें इस वक्त कि विन विन सिचुएशन के लिए अगर जाते हैं दोनों, क्योंकि अल्टीमेटली मुआहदा तभी होगा कि ईरान को भी कुछ मिल जाए, अमेरिका को भी कुछ मिल जाए, और शायद दोनों अपने अपने मुल्कों में जाकर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बता सकें कि भाई हमने सरेंडर नहीं किया, हम जीत गए। सो प्रैक्टिकली किस तरह का मुआहिदा, वो मुआहिदा जो दोनों को कबूल हो, उसके खद्दो खाल, उसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? Okay, just one word about what the previous guest was saying, because it's on my mind and it'll fill into what we are talking about. Yeah. That currently there's a degree of strategic ambiguity. Nobody knows what anybody is doing, and there's a lot of rhetoric from both sides, Yeah. especially from Donald Trump, and mixed signaling and mixed strategy, uncertainty. And as he rightly said, nobody really knows what he's doing. There was a meme that came out, Zon Su, that
Donald Trump doesn't know what he's doing, so nobody else knows what he's doing. Yeah. And it's a funny aspect of what's really going on. The leaders deliberately avoid being predictable. Sometimes Iran is slightly more predictable, send clear signals, they won't accept this. But by sending mixed signals, both sides, both adversaries and allies are guessing, in theory, and creates a leverage because both sides cannot be sure whether the next step will lead to negotiation or escalation. They just don't know which direction they're going to use. Yeah. So when you come back down to your situation, I've talked about this before, negotiation, if you go straight into the core issues and the hard red lines, when they don't want to move initially, it's hard to move them. It takes time. To think that this peace accord and Islamabad Accord will come about and peace negotiations will be successful immediately is a fool's errand, in the sense that you think that it can happen overnight. It cannot. You have to remember that this conflict has been going on for 47 years. Yes. To think that it will just disappear like this because they'll meet and have a chit-chat across the table will work out, no. Yeah. We're at a time of high tension, mixed signaling, market sensitivity, and at the end of the day, what's going to happen is the way you can see things forward for any potential solution is to look at the peripheral, at the edges, and look at what things that they can agree on. Maqsad, you have those issues that are not so important, are not so significant to the whole picture individually, but if there are a number of them, they can become a point of agreement to pursue towards the red lines then. And this will take time. So they have meetings and they have cross signals. This is where Pakistan comes in handy. Maybe we can agree on one aspect here. They can agree on another. And it may be not the red lines immediately, but slowly that tension breaks. And this is what we're trying to do. That policy tension within the United States breaks as well. And in Iran to some extent, because they have to be give. And you're right when you said they can't be seen to be weak in any way. But the small parts they can give on, not the main issues. Slowly, you have lots of small parts agreed to, small, insignificant alone, but together very large, and they can impact the core issues and, in fact, overwhelm them. So there's agreement on those, and that's how you approach negotiations. You approach negotiations by talking about things that are important to each other that they can agree on, and slowly build that trust to some extent, and it could take more weeks. And it's unfortunate to think that. But look, this has been 47 years. To think that it can happen overnight is not possible, I think, and it's an illusion. But I think we're on the right step, and I think both sides want to negotiate, but they're showing hard line because they have to, in public sentiment, to show strong will and not to give in. And both sides have that reason. But now showing some goodwill, like you said before, like the speaker said, is very important. That goodwill is a small part so they can agree on and slowly come together. It's been a long war, a long conflict, and to resolve it for a long term is what Iran wants, more than anything. True. Problem is, there's going to be spoilers here. And you know Israel is a big spoiler because they do not want any peace with Iran because they will feel that they're defeated and they will try to spoil this one way or another. And I'm certain something's going to happen in that respect if we come close to negotiations. पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आकिब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में हमें कर रहे हैं साबिक सफ़ीर अता शाहिद साहब।
अता शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिनेरियो है, जाहिर बात है कि एक एम्बिग्विटी है और बहुत से लोगों को तशवीश भी है कि ये जो सीज़ फायर है ये बरकरार रहेगा, इस दौरान कुछ मसबत हो पाएगा या फिर ये सीज़ फायर टूटेगा। आपको क्या लगता है, आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही करने की पोजीशन में है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो मीडिएटर का किरदार अदा कर पा रहा है, पाकिस्तान के ये एफर्ट्स फ्रूटफुल होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अब पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अभी एक अमेरिकन जर्नल ने भी कहा कि जो ये सीज फायर तो इसको एक्सटेंड किया गया है, उसके पीछे सिर्फ फील्ड मार्शल का था कि प्रेसिडेंट उनको इनकार नहीं कर सकते थे। तो ये बात तो आपने सही कही कि पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। हमें कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पे प्रेशर रखा हुआ है। अभी उनका एक और ऑयल टैंकर जो है वो कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई माइनिंग होती है तो उसको भी अटैक करें। तो वो प्रेशर तो उन्होंने रखा हुआ है, बट ऑन द सेम साइड वो प्रेशर के साथ साथ निगोशिएट भी करना चाहते हैं। वो वार को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते और वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स भी हैं अमेरिका में, प्लस जो उनके अपने एडवाइजर्स हैं, उनका भी उनको यही एडवाइस की गई है कि आप इस वार से किसी तरीके से निकला जाए। लेकिन वो जो कंडीशनलिटीज हैं जो ईरान पे वो कंडीशन लगाई जा रही हैं, वो बड़ी ही, आप समझ लें कि वो बड़ी सख्त हैं कि जी आपको जो NPT के तहत भी हक था वो भी यूरेनियम अरेंजमेंट का नहीं रहेगा, और उसके बाद मिसाइल की जो है वो रेंज है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। और बाकी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस क्या होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करीब करीब तो हैं, बट अभी कुछ मुश्किलात उसमें है और ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, तो इजरायली फैक्टर भी इसमें है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्ट। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सूरत हाल निकल जाएगी। ईरानी भी समझते हैं कि उनके लिए भी वार जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, मज़ीद वार, लेकिन वो किसी जो है वो रिस्पेक्टेबल तरीके से इस वार से निकलना चाहते हैं। तो उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन विद काशन। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया अता शाहिद साहब। प्रोग्राम में हमें मोना खान साहिबा ने ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी तरफ आने से पहले मैं ब्रिगेड मसूद साहब, इस वक्त जो इसराइल है उसकी तरफ से भी कुछ सीज़ फायर की वायलेशंस देखी गई हैं लबनान में, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसराइल तो पहले दिन से ही नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान में भी जंग बंदी हो, जंग भी अल्टीमेटली इसराइल की थी, अमेरिका को लड़नी पड़ गई और अब अमेरिका इससे निकल रहा है। तो ये जो इसराइल के एक्शंस हैं, आपको लगता है कि ये इस पीस प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश है या फिर कोई जेन्युइनली इसराइल का मसला है? देखिए, स्पॉइलर तो है ना, डिट्रैक्टर भी है। और आप देखें, जब यहाँ पे सीज फायर हुआ था तो इसके बाद उन्होंने लेबनान में जो किया, एक रात में 300 बंदे मार दिए। तो अभी भी देखें कि उनकी लाइकली मीटिंग होने वाली है, प्रेसिडेंट लेबनान के ऑन है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के जो अमेरिका स्पॉन्सर कर रहा है, तो उससे पहले ये प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। और फिर देखें, लेबनान बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मुल्क है जहाँ पे बगावतें हुई, सिविल वॉर्स हुई हैं और वहाँ पे सेक्टेरियन डिवाइड भी है, इन्वेजन्स भी है इजरायली की तरफ से, तो बहुत सारा है। और फिर ऊपर से मसला क्या है, देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। आज देखें, लिटानी रिवर का कंसेप्ट था कि उन्होंने कहा हमने लिटानी रिवर तक जाना है 32 किलोमीटर इनसाइड, फिर उन्होंने कहा नहीं, जारानी रिवर तक जाना है 40 किलोमीटर इनसाइड। अब उन्होंने कहा नो, हम एक येलो लाइन एस्टेब्लिश कर रहे हैं पैरेलल टू ब्लू लाइन, और येलो लाइन का मतलब है कि यू आर 15 किलोमीटर्स इनसाइड लेबनान, और आप कह रहे हैं कि आप बफर एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो देखिए, इजराइल के लिए दिस नो लॉ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो तो मनमानी गजा में हमने देखा है जो वहां पर उन्होंने हाल किया। सो दैट्स वाई देखे प्रेशर वो भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो दैट्स जिस तरीके से अभी आप देखें, जर्नलिस्ट खातून थी बेचारी, वो मारी गई है और जख्मी हुए हैं। सो सिचुएशन ऐसी है। लेकिन ये है, देखें कि मेरा ख्याल में कि आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ईरान का भी एक पॉइंट ये है कि सीज फायर इन लेबनान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे वो चाहते हैं। क्योंकि आप शुरू में देखें, शुरू में कंटेस्ट इस बात पे हुआ था कि उन्होंने कहा, अमेरिका ने पहले प्रॉमिस किया था ये सीज फायर विल बी एक्सटेंडेड टू लेबनान, जबकि वो हुआ नहीं है। सो दे आर लिंक्ड। सो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे है।
अल्टीमेटली देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और अभी जो भी कोई प्रेजेंट अब बातें कर रहे हैं, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक से प्रेशर डालना चाहते हैं। ऑलरेडी उनके जो जहाज से माइंड स्वीपिंग में ऑलरेडी दे आर इन्वॉल्व, और वो तो बहुत पीछे बैठे हुए हैं, तो आप उधर से भी प्रेशर रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर मसूद साहब। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। नादिर मीर साहब आने से पहले मोना खान साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, आप किस तरह से इसे एनालाइज कर रही हैं? क्योंकि जाहिर बात है कि एक एम्बिगिटी है, इफ्स एंड बट्स पे ही चल रहे हैं हम, अगर मगर है। इस्लामाबाद में टॉक्स का राउंड 2 होने से पहले ईरान के भी कुछ मुतालिबात हैं, अमेरिका अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फिर समुंदर में भी बहुत कुछ चल रहा है, और वहाँ पे भी अगर कोई मिस कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जंगों में हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, कहीं पर भी कुछ भी मिस कैलकुलेट हो जाए तो ऑल आउट वॉर ब्रेक कर सकती है, सीज फायर टूट सकता है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान के एफर्ट्स को आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ा आप कह लें कि वॉलेटाइल सा मसला है। सेकेंडली, ये सीज फायर के दौरान कुछ होता हुआ मस्बत कंस्ट्रक्टिव आपको नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल। अब देखें, पहले जो मुलाकातें थी चाइनीज़ सफ़ीर की हो गई, या फिर इससे पहले ईरानी सफ़ीर की, तो वो डीपीएम से हो रही थी। अभी 2 दिन पहले बल्कि कल मुलाकात हुई है ईरानी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और आज चाइनीज़ सफ़ीर की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म के साथ, पूरे डेलीगेशन के साथ, और पाकिस्तान की साइड से भी सारे फ़ॉरेन ऑफिस के लोग भी बैठे थे वहाँ पे। तो अब ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पे हैं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मुलाकात होती है तो इसका मतलब ये है कि पैगाम रसानी एक बाज़ाब्ता तरीके से की जाती है, जो कि आप अगली गवर्नमेंट को देते हैं। और चाइना ने जब 2 दिन पहले डीपीएम से मुलाकात की थी, साकडार से, तो उन्होंने कहा था कि हम इस जो टॉक का जो प्रोसेस है इसको सपोर्ट करते हैं। अब 2 दिन बाद ही वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने उनको भी कन्वे किया है, क्योंकि चाइना के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और इससे पहले भी ईरान को टेबल पे लाने के लिए चाइना का बहुत किरदार था बैक चैनल पे। तो चाइनीज सफीर के साथ जो आज वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो रिलक्टेंस शो हो रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि दिस कैन फ्रस्ट्रेट प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि अभी उन्होंने जो बयान जारी किया है कि हम माइंस रिमूविंग कर रहे हैं, और इसके बाद ईरानी किश्तियाँ जो भी छोटी बड़ी सामने आती हैं उनको उड़ा देंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन तो तैयार बैठे हैं कि इधर से नोट आए तो फिर हम आए। और जो उन्होंने सीज फायर की जो एक्सटेंशन की है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसकी मुद्दत भी नहीं दी। मुद्दत इसलिए नहीं दी कि इट कैन एंड एट एनी मोमेंट, इट्स नॉट फॉर अ डे, इट्स नॉट फॉर अ वीक। तो अब ये यूनिफाइड प्रपोजल के साथ ये कंडीशन है। तो अब बैक चैनल पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, कुछ जारी हो रही हैं, कुछ जारी नहीं हो रही, लेकिन जो डिप्लोमेसी है इट्स वर्किंग वेरी वेल। अब देखें इसमें अब चाइना क्या किरदार अदा करता है ईरान को टेबल पे लेके आने के लिए। बिल्कुल, इसमें चाइना का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वैसे भी कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी जारी है। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप को क्या लगता है कि अब आगे अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है? क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? ट्रंप एक जानिब, तो डोनाल्ड ट्रंप की वैसे स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा एतबार अब आता नहीं है, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि फ्राइडे तक या ओवर द वीकेंड कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा है, डिप्लोमेसी वाज एक्सीलेंट, जियोपॉलिटिक्स रिमेंस द इशू। तो डिप्लोमेसी तो पाकिस्तान कर रहा है, और ये सारी जो आपको सीज फायर हुआ, इनिशियल इस्लामाबाद टॉक्स हुई, और उसके बाद की भी, और अभी तक जो पहुंचे हैं, पाकिस्तान ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया है, कंसिडरिंग दैट पाकिस्तान इज नॉट अ ग्लोबल पार्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट। मतलब अगर चाइना कर रहा हो तो, या रशिया कर रहा हो, तो वो नियर पैरिटी या कुछ अमेरिका के साथ उनकी है। हमारा वो सिलसिला नहीं है, बिकॉज वी आर इन दी मिडिल पावर लीग, लाइक इंडिया, लाइक ईरान, लाइक इसराइल, लाइक तुर्की, सऊदी, एक्सेट्रा, मिडिल पावर्स हैं सारी। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जो बेसिक डायरेक्शन है अभी तक वो पीस की है, जिसके लिए सारी एफर्ट हो रही है। क्योंकि आपने खुद सुना कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या डेलीगेशन सेकंड टाइम आने के लिए तैयार था और है, तो वो तभी तैयार है ना अगर वो इंटरेस्टेड है, बिकॉज सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेसिकली वांट्स एन ऑफ रैंप, और जिसको कहते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी जंग से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो मैंने पहले भी हाईलाइट किए थे और कहा भी है। अब वो ये है कि हर मुल्क के, स्पेशली ईरान वांट्स अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन, जिसके उनके जो मुख्तलिफ उनके इश्यूज हैं उसको वो हल कराना चाहते हैं। इसमें से जो चीज लोग समझना चाहिए, जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, एंड एज अ जियोपॉलिटिशियन आई कैन मेक इट क्लियर,
कि पाकिस्तान तो भरपूर अपना बल्कि आई वुड से पाकिस्तान इज डूइंग मच मोर देन इट्स ओन पोटेंशियल व्हिच वी कैन सी ना, ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं ना। तो आप ग्लोबल पावर तो नहीं है ना रियलिटी में रहते हुए, आप राइजिंग पावर है जियो पोलिटिकल, बट स्टिल आप अपनी जीडीपी देख लें, अपनी लोन्स देख लें, बाकी चीजों को भी फैक्टर करें ना, खाली फौजी ताकत तो नहीं ना होती नेशनल पार्क के अंदर, सारी चीजें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल टू ब्रिंग दिस पीस, ये तो हो गई पाकिस्तान की एफर्ट। लेकिन जो इशू है वो ये है इसमें कि ये जो अकॉर्ड अगर होता है लेट्स से, और इंशाल्लाह होगा, इस्लामाबाद में ही होगा मेरे मुताबिक, तो वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान होगा, अगरचे उसमें चाइनीज, रशियन, सऊदी, टर्किश, सो मेनी अदर मतलब कंट्रीज की इनपुट एंड सपोर्ट होगी इसके अंदर। लेकिन बेसिक अकॉर्ड विल बी यूएस एंड ईरान, बिकॉज उन्हीं के डेलीगेशन बैठे हैं, तो और कौन साइन करेगा। लेकिन मिडल ईस्ट इज मच बिगर देन दैट, उसमें और बहुत सी पावर्स हैं, बहुत से इंटरेस्ट हैं, बहुत सी जो कहते हैं स्टेल्थ स्ट्रेटजीज, आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जानते हैं, देयर इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी आल्सो, जियोपॉलिटिक्स कॉल इट, वो पीछे चल रही है। मसलन इसराइल है, मसलन यूएई है, मसलन बहुत सारी और चीजें। तो वो जो ग्रैंड मिडिल ईस्ट पीस प्लान है वो उसके बाद का वो थर्ड इशू है। सो अभी जो जिस पे फोकस है और होना भी चाहिए करेक्टली, एंड पाकिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब आई वुड से, वो ये है कि सम हाउ ब्रिंग यूएस एंड ईरान ऑन व्हाट इज कॉल्ड वॉर टर्मिनेशन। सीज फायर आपने देखा एक्सटेंड हो गया, लोग कहते थे जी सीज फायर होगा, अगर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। सीज फायर मैंने कहा था, आपके कई चैनल पे कहा था, सीज फायर तो एक्सटेंड हो सकता है, ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली, बेसिकली टू गिव स्पेस, मतलब मौका देने के लिए। वो अपने हाथ में लेवरेज भी रखना चाहते हैं कि ही कैन फिनिश द सीज फायर, रिज्यूम वॉर, बट जिसने जंग करनी होती है ना वो उसको सीज फायर की जरूरत नहीं होती। इस वक्त बेसिक इंटेंट अमेरिका का इज टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर, मीनिंग टर्मिनेट दिस वॉर, खत्म करें। लेकिन अब ईरान अगर इसको नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली एनीथिंग दैट हैपन, मगर ये इस वजह से जंग नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, जो लोग समझते हैं 2 किश्तियां आगे हो गई, एक जहाज डूब गया, ये ठीक है। आप जरा अमेरिका की या बगैर वॉर की हिस्ट्री पढ़े ना, उसमें बहुत कुछ होता है। तो इसलिए दिस इज स्टिल इन द रेल्म ऑफ पोस्चरिंग, यानी कि और अपने दोनों साइड्स बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ नेगोशिएशंस, उसमें बर्थरी हासिल करने के लिए या गेटिंग अ बेटर नेगोशिएटिंग एंड आउट ऑफ दिस, ये मतलब एक बेहतर डील हासिल करने के लिए ये उसका सिलसिला है बेसिकली। हाँ, ये अगर ईरान तुल पड़ता है इस पर, क्योंकि अमेरिका तो निकलना चाहता है, वो तो जाहिर है, लेकिन ईरान को इस पे जंग पे आना नहीं चाहिए कि उसने जंग ही करनी। जंग करने से क्या मिलेगा ईरान को? देखें, मैं यहाँ तक एज अ जियो पॉलिटिशियन लेट मी टेल दी फॉर फ्यूचर ऑल्सो, पास तो मैंने बड़ा लिखा, किताबें लिखी हैं, आर्टिकल लिखे हैं। फ्यूचर ये है कि अगर अमेरिका निकल भी जाता है गल्फ से, मतलब रिड्यूस कर देता है, निकलेगा तो नहीं ग्लोबल पावर, बट अपनी प्रेजेंस रिड्यूस कर देता है, मिलिट्री प्रेजेंस, तो और बड़ी पावर है। अब तो पाकिस्तान में गल्फ में जा रहा है, अब तुर्की वहां पर आ रहा है, सऊदी के अलावा इजिप्ट भी है, तो ईरान कांट डोमिनेट द गल्फ ऑन इट्स ओन, अकेला नहीं वो कर सकता। एज पार्ट ऑफ अ कंसेंसस तो ठीक है, बट अकेला alone Iran does not have the capability, or for that matter no one has the capability। ये जो लोग इसराइल का कहते हैं ग्रेटर इसराइल, I keep saying कि they are, ये जो लोग कहते हैं उनको पता ही कुछ नहीं है। 9 मिलियन लोग हैं, उसकी ज्योग्राफी देखिए आप, थोड़ा सा अगर थोड़ी नॉलेज रखते हो ना जियो पॉलिटिक्स पे या बाकी सब्जेक्ट पे इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, तो रिएक्ट करेंगे कि इसराइल पावर जो है बहुत एग्जैजरेटेड है। वो ठीक है अपने एंगल से कर रहे हैं, इसराइली जो कर रहे हैं वो दैट्स अनदर मैटर। सो ऑल टोल्ड व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी तक द चांसेस ऑफ पीस और वॉर टर्मिनेशन कॉल इट आर ग्रेट अभी तक। और अगर वो टोटली चेंज होता है तो देखेंगे उसको। पाकिस्तान शुड कीप ट्राइंग फॉर इट, पाकिस्तान डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया नादिर मीर साहब। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एम्बेसडर अताश शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स तो जारी हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रिगेड नादिर मीर साहब भी कह रहे हैं, उससे पहले मसूद खान साहब ने भी यही बात की, इसराइल भी अभी स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है और चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ही ये रोल प्ले कर सकता है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और पाकिस्तान अपने कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर ये सब कर रहा है। तो इसमें अब जो सिचुएशन है, स्पेशली अगर ये ब्लॉकेड है, ये कैसे ख़त्म करवाने का पाकिस्तान बेड़ा उठवा सकता है? और ऑब्वियसली फिर अगर ये ब्लॉकेड ख़त्म होता है तो ईरान अपना हुर्मुज़ भी खोल देगा। डू यू थिंक कि अमेरिका ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये हटाएगा? सिर्फ है, कल ही अभी जो ईरान के सफीर हैं यूएन में, उनका
बयान था कि ये जो सी ब्लॉकेड है, अगर ये यूएस रिमूव करता है तो हम स्टेट ऑफ हार्मूज जो है वो खोल देंगे। और फिर और साथ में ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज का तो ज्यादा नहीं जिक्र किया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद से जाने के लिए तैयार होंगे। तो कोई ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है। ये जो बघेल साहब बात कर रहे थे इससे पहले, वो सही उन्होंने ये कहा कि जी ये पोस्टरिंग कर रहे हैं या प्रेशराइज टैक्टिक्स हैं कि जी को बेटर डील किस तरह हासिल की जा सकती है, कि यानी कि वो अपना रखना चाहते हैं प्रेशर अमेरिकन भी कि हमारे, और फिर उसके बाद ताकि जब ईरान आए तो उसको ये लगे कि जी ये तो इससे बड़ी मुश्किल में थे, हमें बड़ी मुश्किल से, लेकिन ईरानियन भी सारी चीज़ें समझते हैं। और इन दोनों जो कुछ भी ये कर रहे हैं कंट्री बिहाइंड द सीन, ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस किया जाए कि वो सी ब्लॉकेट को ख़त्म करें, जिसका कोई ज़्यादा, ठीक है नुकसान तो ईरान को हो रहा है, लेकिन उसका कोई ओवरऑल बेनिफिट जो है वो आई डोंट थिंक अमेरिका को भी हो रहा है। और असल मसला स्टेट ऑफ हार्मूज ही है, जिससे पूरी दुनिया जो है उसकी जो है अपना एनर्जी सप्लाई और ट्रेड जो है वो रुकी हुई है, और सारी प्राइसेस जो है बहुत राइज कर गई हैं। तो वो स्टेट ऑफ हार्मूज जो है एक बहुत बड़ा मसला है, और उसके ऊपर जो इन्होंने ईरान को स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए सी ब्लॉकेट कर दिया है, वो कोई इतना सक्सेसफुल शायद ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इन द कमिंग डेज, बट आई एम स्टिल कॉशियस कि कुछ जैसे आपने कहा स्पॉइलर तो होते हैं, स्पॉइलर तो बैठा हुआ है, और लेकिन आई थिंक उनको भी, उस स्पॉइलर को भी इस वक्त कुछ ज्यादा सुना नहीं जा रहा, और उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है वो ये था कि जी उन्होंने कोई फिक्स नहीं किया इस दफा सीज फायर या अनलिमिटेड है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि कुछ अच्छी बात थी, क्योंकि देखें जैसे भी हो, आपको प्रेसिडेंट या मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप पसंद हो या ना हो, फैसला उन्हीं की तरफ से आना है, और वो एक पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़े मुफीद साबित हुए हैं, और हम अमेरिकन गवर्नमेंट और उनका बड़ा इस वक्त मशहूर है कि वो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे फील्ड मार्शल के कहने पे इसको सीज फायर को एक्सटेंड किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो सी ब्लॉकेट को रिमूव करेंगे ताकि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ सके और ये मामलात जो है आगे बढ़े। जी ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर मसूद साहब आपकी जानिब आऊँगा, शॉर्ट क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे लूँगा कि अगला अब आगे का मंजरनामा रियलिस्टिकली आपको क्या लग रहा है, क्या बनेगा, और अगर एक डील होती है व्हाट डू यू थिंक कि उस डील में क्या दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को कंसेशंस दे पाएंगी? वैसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पिछले न्यूक्लियर डील हुई 2015 में, दैट टुक 2 ईयर्स, उसमें बहुत सारे मराइल उसमें शामिल थे। तो अभी भी ये है, तो अभी लाइकली ये है कि हो सकता है टाइम एक फ्रेमवर्क बने, और इसके बाद दे कैन से कि जो कोर इश्यूज है लाइक यूरेनियम का मसला है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, और स्टेट ऑफ हार्मूज का है, और वो सब्सिक्वेंटली वो कह सकते हैं कि इसको डेलिब्रेशन करने के बाद देन वी विल गो फॉर ए कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट। सो लाइकली ये है इस्लामाबाद वो जरूर आएंगे, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही में इस्लामाबाद डायलॉग 2.0 यहीं पाकिस्तान में होगा, और इट विल बी कंक्लूडेड हियर इन इस्लामाबाद। राइट। मोना खान साहिबा, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँगा। आपको क्या लगता है, क्या मंजरनामा बन रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इस जंग के हवाले से, और एक अगर पॉसिबल डील पाकिस्तान अगर ये करवा पाता है तो उस डील में क्या कंसेशंस दोनों एक दूसरे को ऑफर कर सकेंगे? जी, अभी जो मंजरनामा अभी ये है, जब अभी बात भी हो रही थी यहाँ पे कि ईरान से तो बहुत सी कंट्रीज अभी बातचीत कर रही है, लेकिन अमेरिका से सिर्फ पाकिस्तान ही है जो इस वक्त बातचीत कर रहा है। और जो अभी नाकाबंदी की आप यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अभी पॉसिबल जो अभी डिप्लोमेटिक बैक चैनल चल रहा है वो यही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ट्रम्प कि नाकाबंदी की खबर किसी भी लम्हे आ सकती है, बिकॉज दैट इज द ओनली हर्डल टू ब्रिंग ईरान ऑन द टेबल। तो टेबल पे आने के बाद जो उनके एसेट्स हैं जो अनफ्रीज होने हैं, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है 440 kg, उसको डाउन ब्लेंड करके ईरान में रखना है या किसी नेबरिंग कंट्री को देना है, इन चीज के ऊपर बात होगी। तो होप फॉर द बेस्ट। राइट। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, एक और चीज़ भी सामने आती है कि अगर दो ही मेन मसाइल हैं वो यही हैं कि
एक इशू तो है कि यूरेनियम का और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। आपको लगता है कि अगर इसमें कोई सेटलमेंट होती है तो पाकिस्तान उसमें कोई प्रैक्टिकली भी पोस्ट एक पीस मुआहदे के या एग्रीमेंट के पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है, चाहे वो ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम रखने के हवाले से हो या मैरी टाइम नेविगेशन के हवाले से हो? पहली तो ये बात है कि एक्चुअली देयर इज ओनली वन पॉइंट, मैंने पहले भी आर्टिकल्स लिखे थे 10 साल पहले, 15 साल पॉइंट, दैट पॉइंट इज, और जो उनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का यहाँ से पहली टॉक्स के बाद क्या किया गया वो है, विच इज देयर ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी अमेरिका की, इसराइल की भी, नॉट ओनली दिस, आई कीप रिपीटिंग, इट इज ऑल्सो द गल्फ स्टेट्स, MBS शामिल, सऊदीया शामिल, ऑल ऑफ देम, वो है नॉन न्यूक्लियर ईरान। राइट। अगर तो बेसिक चीज, और वो साथ इट्स वेरी आयरॉनिक कि एक तरफ ईरान खुद कह रहा है कि उन्होंने फतवा है या उन्होंने न्यूक्स नहीं बनाने, और उसको ईरान को कोई फतवा भी नहीं कर सकता। आपने देखा ना, अभी ईरान ने अपने आप को डिफेंड कर लिया ना, 5 हफ्ते लड़ लिए बड़ी बहादुरी से, हिम्मत से, कुर्बानी करके, लेकिन लड़े तो है ना। तो नॉन न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियर मुल्क थे उसके खिलाफ, यानी यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल, तो नॉन न्यूक्लियर ईरान लड़ गया ना, मतलब ईरान डजंट हैव दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ USA और इसराइल फॉर दैट मैटर, तो उसके लड़ गया, तो दैट मींस इट कैन डिफेंड इटसेल्फ, एंड नो आर्मी हैज इन्वेडेड ईरान एंड नो आर्मी कैन, उसके लिए 8-10 लाख फौज चाहिए, सद्दाम के खिलाफ 5-7 लाख लेके आए थे, तो देयर इज नो आर्मी। आपको नजर आ रही है को 8-10 लाख की फौज कटी हुई या कोई इकट्ठा कर सकते, यूनाइटेड स्टेट्स कांट डू इट, तो बाकी कौन करेगा, ठीक है। तो ईरान डजंट हैव दैट एग्जिस्टेंशियल डेंजर विच पाकिस्तान फेसेस। मैं छोटा सा न्यूक्लियर को क्लियर करूं, मैं न्यूक्लियर पे एक किताब भी लिखी है, आई हैव रिटन एंड आई कीप सेइंग, इवन इफ इंडिया रिलेंट्स ऑन, अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन छोड़ भी दे, पाकिस्तान शुड स्टिल रिमेन अ न्यूक्लियर पावर। वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान की एसिमेट्री ऑफ पावर, ओवरऑल पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कन्वेंशनल फोर्सेस। तो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को तो एग्जिस्टेंशियल डेंजर है। आप देखिए कितनी देर लेते, लाहौर में या सियालकोट में बाय रोड आने में, अगर देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी तो कितनी देर लगेगी? प्री पार्टीशन कितनी देर लगती थी, लोग बस पे आते थे, आधा घंटा लगता था, घंटा लग जाएगा, 2 लग जाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ईरान डजंट फेस अ न्यूक्लियर थ्रेट, इट इज फॉर पावर प्रोजेक्शन। अब वो पावर प्रोजेक्शन में the Iranis have to understand this is geopolitics, which I am, also doing my part and trying to explain to various circles, including our state and the others, कि भाई ईरान अगर उसमें आ भी जाता है ना, अमेरिका, अभी अमेरिका पे फोकस है, अमेरिका जिस तरह ब्रिटिश होते थे वो पीछे चले गए ईस्ट ऑफ, आपको पता है वेस्ट ऑफ सुएज, अगर अमेरिका भी चला जाता है, अभी नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, दी रीजनल पावर तो नहीं ना चली जाएंगी, पाकिस्तान विल बी हियर इंशाल्लाह, तुर्की, सऊदीया, इजिप्ट एंड ऑल। So what I'm trying to say कि इसका एक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज नीडेड इन द मिडिल ईस्ट नाउ, व्हिच विल बी कमिंग अप। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के अंदर पार्ट ऑफ इट, तो आपका आंसर यही है कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ इट, बट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग डायरेक्टली एट हॉर्मुज। हमारे पास तो सबसे अच्छी चीज है जो, जिस पे मैंने किताब लिखी थी, उसका नाम है ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड किताब था। आपके पास तो पूरा ओपन सी बोर्ड है, ईरान का हॉर्मुज देखे ना, ईरान ने अंदर से बंद किया है तो इन्होंने बाहर से ब्लॉकेट लगा दिया है, बट यू हैव अ ओपन सी बोर्ड, सो पाकिस्तान इज गिफ्टेड बाय गॉड, अल्लाह की तरफ से। तो इंशाल्लाह वी विल प्ले आवर पार्ट एंड ब्रिंग पीस टू दिस रीजन। इंशाल्लाह पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, अता शाहिद साहब और मोना खान साहब, आप सबका। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।